डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के संदर्भ में जानकारी देने आ चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी तक लिटरेचर पोर्शन के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे आईएससी के बच्चे हों, या और लोअर क्लास के भी जो बच्चे हैं, अदर बोर्ड्स के भी जो बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए इन ग्रामर के संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान दें, व्याकरण के संदर्भ में अच्छे कोई विशेष रूप से मार्गदर्शन की कमी थी, तो उस मार्गदर्शन को पूरा करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आज व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात है कि व्याकरण, ध्यान दें, व्याकरण महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी व्यक्ति के जानकारी को प्रदर्शित करने का माध्यम व्याकरण ही होता है। आप लिटरेचर पोर्शन में, साहित्य में कितने ही महान क्यों न हो जाएं, लेकिन अगर व्याकरण पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो निश्चित रूप से साहित्य जो है आकर्षणीय नहीं हो पाएगी और न ही वह जो है यानी भाषा को सुव्यवस्थित रूप प्रदान कर पाएगी। इसलिए आज हिंदी व्याकरण का पहला क्लास मैं देने जा रहा हूँ, जहाँ से यानी भाषा की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ध्यान दें, व्याकरण को जानने के पहले भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि और व्याकरण क्या चीज़ है, उसको पहले हम जो प्राइमरी चीज़ें हैं आज उसको पहले बता दूं। ध्यान दें, भाषा, भाषा क्या चीज़ है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, ध्यान दें, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। यानी ध्यान दें, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर या अथवा संकेत के द्वारा प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, अर्थात आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा एक वह माध्यम है, वो सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी भाषा ही महत्वपूर्ण आधारशिला है, जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। यानी आजकल तो प्राय आप देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं किसी भी भाषा के संदर्भ में, तो वहाँ दो चीज़ें पढ़ाई जाती है, एक भाषा जिसमें व्याकरण आता है और दूसरा साहित्य। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण, आप उसको तैयार रखें, शुद्ध करें। आगे मैं बता दूं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। यानी भाषा को हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा पहले क्या है, पहले उसको जान लें आप लोग। यानी जब हम अपनी भावनाओं को, यानी भाषा का वह माध्यम जब हम अपने विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी वैसे भाई जब हम बोलते हैं, यानी किसी के सामने हम जब जाते हैं ना, तो बोलते हैं, कुछ कहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वह हमारी मौखिक भाषा हुई। जैसे कभी कभी आप उदाहरण में कहते हैं ना कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, आज मुझे यह किताब पढ़नी है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त किए, तब सामने वाला जाना कि आपको वह किताब पढ़नी है। ध्यान दें, तो जैसे समाचार आप सुनते हो, भाषण सुनते हो नेताओं का, 2 मित्रों में वार्तालाप होता है, यह भी भाषा का सशक्त माध्यम है और इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दें, बोलचाल की भाषा। और दूसरी बात हम आ रहे हैं लिखित भाषा की तरफ। ध्यान दें, लिखित भाषा क्या है। जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम किसी के समक्ष अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, ऐसी भाषा का जो माध्यम होता है वह लिखित भाषा होती है। यानी आजकल लिखित भाषा काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि जहाँ पर
बड़े पैमाने पर जब कोई विचार देना होता है तो जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे, जो बैठते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में बैठते हो, जो क्वेश्चन पेपर पाते ही जब लिखना शुरू करते हो कॉपी में, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यह लिखित भाषा का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पत्र लिखना, निबंध लिखना या एग्ज़ाम देना, लिखित एग्ज़ाम देना, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। ध्यान दें। और आजकल जब व्हाट्सएप पर अपने विचारों को लिख करके देते हो, होता है ना, आजकल गुड मॉर्निंग भी कहते हो तो बहुत से बच्चे गुड मॉर्निंग भी लिख करके देते हैं। और अपने विचारों को हम लिख कर प्रकट कर रहे हैं, बड़ा तेज़ी से व्हाट्सएप पर चलाते हैं अपनी अंगुलियों को, यानी वहाँ पर टाइप करके भेजते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है, ध्यान दें बच्चों, ये सब लिखित भाषा है, रिटन लैंग्वेज। अब मैं सांकेतिक भाषा की बात कर रहा हूँ। जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है ना, कोई आदमी बहुत सुंदर लग रहा है या आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है, तो दोनों अंगुलियां, ध्यान दें, तर्जनी अंगुली और अंगूठे मिला देते हो, कहते वाह क्या नाइस है। बोले नहीं, लेकिन आप संकेत द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हो, मतलब सुंदर लगना, अच्छा लगना। ध्यान दें। तो इस चीज़ को आप कभी कभी, जैसे कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, आप आँख दिखा देते हो तो वो समझ जाता है कि नहीं बोलना है। मम्मी कभी कभी केवल आँख से ही इशारा करती है तो मालूम हो जाता है कि बच्चा कुछ बोलने वाला था, चुप हो जाता है। इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। इस प्रकार से पूरा भाषा को मैंने बताया। अब शॉर्टकट में आप समझ लो भाषा क्या है। यानी जब हम अपने विचारों को, भावनाओं को, यानी आप तक पहुंचा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यानी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं और आप तक पहुंचता है, दूसरे तक पहुंचता है, वह क्या है? भाषा है। जो भी अपने भावनाओं को व्यक्त किया आपने, वही आपकी भाषा है। लेकिन कैसे वो भाषा पहुंच रही है? भाषा आपने अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, वह जो माध्यम है वही भाषा के प्रकार हैं। याद रखिए, यानी 3 प्रकार से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियन को आप दूसरे तक पहुंचा रहे हो। ध्यान दो, वो 3 प्रकार कौन कौन हैं? कभी कभी आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी आप बोल करके जैसे इंटरव्यू देते हो, आपका नॉलेज, जब इंटरव्यू में कहीं आपका सिलेक्शन होता है, आप इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू क्या है? भाषा का, यानी बोलकर, यानी बाय स्पीकिंग वे, बाय राइटिंग वे, बाय स्पीकिंग वे एंड बाय डायरेक्शन, यानी आप उसमें संकेत द्वारा आपको संकेत करते हो, प्रतीक व्यक्त करते हो। ये 3 सशक्त माध्यम हैं। आजकल कुछ ग्रामर किताबें वैसे 2 माध्यमों को भी व्यक्त करती हैं, वहाँ पर 2 माध्यम ही चर्चा होती है, कभी कभी लिखित और बोलकर। मैं यहाँ तीनों विचारों को व्यक्त किया हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दें बोली। तो भाषा में ध्यान दें, आज मैं भाषा को उल्लिखित किया भी, अब इसके बाद बोली को उल्लिखित कर रहे हैं। ध्यान दो, भाषा क्या होती है पहले इसके माध्यम आपने जाना। भाषा एक बृहत रूप है, जैसे आपके देश की एक राष्ट्रभाषा, एक संपर्क भाषा, एक आंचलिक भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तमाम भाषाएं होती हैं। ध्यान दें। तो जब आपके विचार बड़े पैमाने पर लिखित रूप से व्यक्त करते हो, देश के अधिकांश हिस्सों में जब बोली जाती है, यानी यह भाषा एक विस्तृत स्वरूप होता है जिसमें कई ज़िले, ध्यान दें, कई ज़िले, एक प्रांत, एक देश जिसमें समाहित होता है, बड़े भूभाग को संप्रेषित करता है, तो वह भाषा का स्वरूप होता है। जैसे आपकी अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और बांग्ला भाषा, और देखा जाए मराठी या और भी जो भाषा हमारे देश के हैं, ये भाषा का स्वरूप है। तो भाषा का जब संक्षिप्त स्वरूप क्या होता है, यानी उसका संक्षिप्त जो स्वरूप है बहुत थोड़े पैमाने पर, उसे हम बोली कहते हैं। कभी कभी होता है ना, एक भाषा के अंदर कभी कभी कई बोलियां आती हैं। तो बोली क्या है? बहुत से लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। ध्यान दो, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, यानी बृहत रूप भाषा है, संक्षिप्त रूप बोली है। बोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलेक्ट्स।
याद रखना। तो डायलेक्ट्स बहुत ही छोटे पैमाने पर होते हैं। अब उसमें जैसे आपके अंतर्गत आपकी गांव की जो भाषा आप लोग बोलते होंगे, अपने अपने भोजपुरी हुआ, अवधी हुआ, ब्रज हुआ, कंकोड़ी हुआ, छत्तीसगढ़ी हुआ, ये सब जितने भी मैथिली भाषा, ये सब खैर आजकल तो मैथिली भाषा भी आप लोग देख रहे हो कि वह भाषा का स्वरूप हमारी सरकार ने दे दिया है। लेकिन हमारे विचार से जो हमारे हिंदी के डायलेक्ट्स हैं उनको भाषा का स्वरूप देना उचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हिंदी भाषा की जो कमज़ोर करने का एक योजना भी हमारी सरकारें चला रही हैं। तो हमारा आग्रह है कि हम हिंदी को टूटने न दें, हिंदी की एकीकरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हिंदी में 22 डायलेक्ट्स हैं और उन 22 डायलेक्ट्स को 22 जो यानी बोलियां हैं, 22 बोलियों को प्रतिनिधि कौन करती है? हमारी खड़ी हिंदी करती है। खड़ी हिंदी जो कि हिंदी भाषा का स्वरूप ले लेती है। इसलिए अब मैं ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंदी एक भाषा है, उसकी बोलियों की मैंने चर्चा कर दिया, अवधी, ब्रज और उसके छोटी छोटी भाषाएं, भोजपुरी, ये सब जो भाषाएं यानी जो लिपियां हैं उसके पार्ट्स हैं। आगे ध्यान दें, भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसको मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले व्यक्त किया हूँ, किंतु बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोलचाल की भाषा में बोली का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्याकरण संबंधित होती है, बोली नहीं, क्योंकि बोली में व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन भाषा में व्याकरण के नियम लागू होते हैं। बोली बोलते समय यानी बोली जब बोलने वाले अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, यानी जब अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने माँ से, अपने पिता से जब बच्चा मिलता है या अपने घर वालों से मिलता है तो अपनी बोली का प्रयोग करता है। अपनी भोजपुरी कितनी मीठी भाषा, अपनी अवधी भाषा, अपनी ब्रज भाषा, यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती वाकई मन को छू लेने वाली होती है। तो कम से कम अपनी बोलियों की पहचान, उसकी मिठास का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। आजकल तो बच्चे हमारे अपनी बोली को बोलने में भी शर्माते हैं, कुछ लोग तो अपनी भाषा को भी बोलने में शर्माते हैं। ऐसा कदापि नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बोली और भाषा के साथ बने रहना चाहिए, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए। यह मिट्टी के साथ जुड़े रहते हैं तो यही बोली का स्वरूप ले लेता है। ध्यान दें, उस बोली को हम आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करें। अब मैं ध्यान दें, आगे अब लिपि की चर्चा कर रहा हूँ कि लिपि की बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लिपि क्या चीज़ है? ध्यान दो। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है, ध्यान दें, लिपि एक लेखन प्रणाली का यानी अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने की जो ढंग होता है। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि कोई भी भाषा जिस प्रकार से लिखी जाती है और लिखने की जो बनावट होती है, जो चिन्ह होता है, यानी वो चिन्ह ही वो लिपि है। बहुत से लोग समझ नहीं पाए आज तक लिपि क्या चीज़ है। जैसे हम क लिखते हैं, क में एक पाई देते हैं। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यानी टीचर सिखाते थे, पहले एक पाई खींचो, पाई के बगल में एक छोटा सा गोला बनाओ, एक अंडा बनाओ, फिर उसको एक पूंछ की तरह नीचे लटका दो तो वह क का रूप होता है। तो जो बनावट का ढंग है उसी को हम लिपि कहते हैं। ध्यान दें, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाती है। जैसे वैसे लिपियां बहुत सारी हैं। मैं लिपियों की व्याख्या जब ऊंचे क्लास के बच्चों को जब लैंग्विस्टिक साइंस यानी भाषा विज्ञान जब समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं लिपि को बहुत विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ केवल जो लिपि आप संबंधित है उसी लिपि की चर्चा मैं करूंगा। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि, यानी किस तरह से ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि रिलेटेड हैं और देवनागरी लिपि ही आज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो क, ख, ग, घ, ङ या स्वर और व्यंजन के बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, यही
पढ़ाई, यही लिखने का ढंग ही देवनागरी लिपि है। और यह देवनागरी लिपि जो है, संस्कृत लिटरेचर भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और हिंदी भी आपकी देवनागरी लिपि में है और भी कुछ भाषाएं देवनागरी लिपि में हैं, जैसे आपकी मराठी हो, गुजराती है, आपकी नेपाली है, ये सब भाषाएं सब देवनागरी लिपि में हैं। और भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। याद रखें आप लोग, कभी कभी प्रश्न आ जाता है जीके में, जो बच्चे कंपटीशन में हैं, ये प्राचीनतम लिपि का नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि। बाद में और लिपि उसी से देवनागरी लिपि और तमाम लिपियों का विकास हुआ, खरोष्ठी लिपि वगैरह तमाम लिपि आई, लेकिन उनका विस्तृत जानकारी मैं आपको दूसरे जब लैंग्विस्टिक साइंस यानी ऊंचे क्लास के बच्चों को जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं दूंगा। देवनागरी लिपि में पहले मैं बता दिया आप लोग कौन कौन से, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि है। हिंदी तो आप जानते हो देवनागरी लिपि में है। कभी कभी प्रश्न जीके में आ जाता है, आपकी हिंदी भाषा किस लिपि में है? तो अच्छे अच्छे बच्चे सोचते हैं अरे आखिर लिपि कौन सी हमारी? अरे भाई, आपकी हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ये साधारण लिपि नहीं है, देवता की नगरी है देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार से गुजराती लिपि, ध्यान दो, गुजराती लिपि भी वैसे मूल रूप से गुजराती की बात कुछ लोग करते हैं, लेकिन इसको भी देवनागरी लिपि का ही पार्ट है गुजराती लिपि। आगे ध्यान दें, बंगाली लिपि बांग्ला में है, तमिल लिपि तमिल भाषा है और गुरुमुखी लिपि पंजाबी में है। तो इस तरह से कुछ लिपियों की मैंने बातें कर दिया हूँ। अब आप याद रखें, अब इसके बाद व्याकरण का नंबर आ रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आखिर व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में पहले सर बताएं कुछ। व्याकरण, ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण पहलू। पहले मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, भाषा के माध्यम को बताया, फिर लिपि को बताया और बोली को बतलाया। इन तमाम चीज़ों के बाद अब व्याकरण में आ गए आप। ध्यान दो, किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलने और लिखने की जो नियम है, जो कला है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखलाता है। इसी को हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण जो है भाषा के शुद्धता की कसौटी को, शुद्धता के मापदंड को व्यक्त करता है। अगर जो भी कोई भी छात्र, चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11-12 का कोई भी बच्चा हो, अगर लिखते समय व्याकरण के नियमों का, ग्रामर के नियमों का पालन नहीं करता है तो इसलिए उसके मार्क्स कम होते हैं और ज्ञान भी अधूरा होता है। इसलिए आप लोग व्याकरण को गहराई से लें। व्याकरण आपके नियमों को वह अपने आप में पूर्ण करता है, शुद्ध करता है, आपकी जानकारी को प्योर करता है। इस तरह से अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? ध्यान दो, व्याकरण के 3 अंग हैं। पहले नंबर पर ध्यान दो, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, वर्ण के बाद में याद रखिए शब्द और वाक्य इसके बाद आते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए, जैसे कोई भी आप लिटरेचर लिख रहे हो, लैंग्वेज लिख रहे हो ना, तो पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। यानी कोई भी लिखने के पहले आप वर्ण लिखते हो, लेटर लिखते हो। एक लेटर लिखते हो क या ABCD किसी भी लैंग्वेज में, तो पहले AB या कुछ भी लिखते हो। तो एक छोटा सा जो पार्ट है वह आपका वर्ण विचार हो गया, यानी लेटर हो गया। लेटर को हम वर्ण विचार में डालें। जब 3-4 लेटर मिल जाते हैं तो एक शब्द बना देते हैं, तो वहाँ शब्द विचार हो गया, एक शब्द का निर्माण हुआ। फिर शब्द के बाद में कई शब्द मिल गए तो एक वाक्य हो गया, और कई वाक्य हो गए तो एक पैराग्राफ हो गया, कई पैराग्राफ हो गए तो एक पेज हो गया, कई पेज से एक किताब बन गया। इस तरह से एक वर्ण का एक किताब में, एक भाषा की किताब में, एक साहित्य की किताब में कितना इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को समझो। जैसे इस पूरे वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर का महत्व आपकी निगाह में बहुत नहीं होता है, एटम का महत्व नहीं होता है, लेकिन वही एटम बम पूरे विश्व के लिए खतरनाक और घातक हो जाता है बच्चों। उसी प्रकार से यह लेटर जो पढ़ते हो, जो वर्ण पढ़ रहे हो, वर्ण विचार, यह एक प्रकार से न्यूक्लियर बम है, आपका एटम बम है। वह अगर आप पढ़ लेते हो, उसकी सही जानकारी वहाँ से प्योर मिल जाए, तो फिर आपको कोई पीछे करने वाला व्याकरण की दुनिया में नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से अब मैं वर्ण विचार पर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, ध्यान
ध्यान दो, वर्ण विचार व्याकरण का वह अंग है जिसके अंतर्गत वर्णों के चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण हिंदी भाषा की मूल इकाई है। वर्ण को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि वर्ण की ओर अधिक खंडित या तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, उ इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि वर्ण जो हैं, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। जब आप कुछ भी बोलते हो, शुरू में आ जो आपके मुख से निकला, यही तो वर्ण है, यही तो लेटर है। यानी लेटर को अगर आप सही ढंग समझ जाते हो तो पूरी आधी पढ़ाई हो गई आपकी, समझ लो। वर्ण को दो भागों में वैसे मैं बांटता हूँ, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के बारे में पहले आप इतना ही जान लो, स्वर और व्यंजन। वैसे वर्ण बहुत विस्तृत चीज़ है, तो इसलिए इसको मैं अलग एक चैप्टर इस पर अलग से बताऊंगा, एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा इसको मैं वर्ण विचार को लेकर के। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वर्ण विचार एक माध्यम है, दूसरा जो है शब्द विचार है। तो शब्द विचार पर मैंने ध्यान दूंगा। शब्द विचार को भी आप यहाँ पर, यही शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण, इन तमाम चीज़ों पर हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ध्यान दें, एक या एक से अधिक वर्णों के जो स्वतंत्र और सार्थक जो मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आम, इमली, मनुष्य, दरवाज़ा इत्यादि। तो जब कई लेटर आपस में मिले तो शब्द हुआ। तो शब्द पर भी एक चैप्टर अलग से है, इसको मैं अलग से एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यानी इतनी साधारण चीज़ नहीं है, तो इसलिए उसको एक चैप्टर के रूप में मैं एक क्लास में, एक वीडियो में उस पर मैं अपने विचारों को पेश करूंगा। ये तो शॉर्टकट, एक ब्लूप्रिंट, एक आउटलाइन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि किस प्रकार से व्याकरण में यानी शब्द विचार महत्वपूर्ण है। ध्यान दो। अब तीसरा मैं वाक्य विचार की तरफ आ रहा हूं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है व्याकरण में? वाक्य विचार। वाक्य क्या है, पहले बातें जानो। यानी व्याकरण का वह भाग है जिसमें, यानी इसमें हम वाक्य किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक शब्द आपस में सार्थक रूप से मिलते हैं तो वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, आज होली है, यह एक वाक्य के रूप में हम उसको देखें। तो यहाँ पर हम वाक्य के विचार में बहुत व्यापक चीज़ है। इसको भी मैं अलग से एक वीडियो में एक अलग से क्लास दूंगा इस पर, जिस पर घबराने की कोई बात नहीं है। तो यानी इसमें क्या क्या आता है पहले उसको जाने कि इस वाक्य विचार में वाक्य क्या है, उसके भेद कितने हैं, अंग कितने हैं, रचना कैसे किया जाता है, इस पर मैं विचार करूंगा। अलग से एक अलग वीडियो, एक अलग क्लास इस पर आधारित होगा, जो आप लोगों को यानी बिल्कुल ही यानी अधिक परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो थोड़े दिन आप अगले वीडियो को ही जल्दी से जल्दी मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। और बहुत से बच्चों ने मेरे पास यह प्रश्न कर रहे थे कि सर लिटरेचर के संदर्भ में तो आप तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं, लेकिन व्याकरण के संदर्भ में जानकारियाँ दें जिससे ICSE, CBSE या अदर बोर्ड्स के बच्चे या जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो व्याकरण के नियमों को ठीक से समझ सकें। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में केवल इतना ही दे सका हूँ आप लोगों को। तो अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अदर वीडियो मिलेंगे और मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे प्यारे बच्चों एक छोटा सा कार्य आप लोगों को अवश्य करना है कि बड़े पैमाने पर काशी हिंदी संस्थान के इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएं। हिंदी के प्रचार कार्य में आप लोग अपनी भागीदारी अवश्य दें, यानी बड़े पैमाने पर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर और लाइक भी करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।